नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेश। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए होने वाले चुनाव की। ये चुनाव है राष्ट्र का दूसरा संवैधानिक पद भरने का चुनाव। चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया था। इसके मुताबिक कल यानी 7 अगस्त 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। यानी कल से ही नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हो जाएगा और नामांकन 21 अगस्त तक भरे जा सकेंगे और ज़रूरत हुई तो 9 सितंबर को इस पद के लिए चुनाव होगा। ताज्जुब की बात यह है कि जिस तरीके से पिछली 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देके एक राजनीतिक भूचाल सा ला दिया था, उसके बाद से सत्ताधारी भाजपा नीत एनडीए गठबंधन और या खासकर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सहमे सहमे हैं और हर कदम फूंक फूंक कर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए शायद जब धनखड़ ने इस्तीफा दिया, जब कुछ जो नाम सामने आए थे कि इनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, उनको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, फलां का नाम चल रहा है, ढीमका का नाम चल रहा है, लेकिन ये सारे नाम एक एक करके ऐसे छुपते गए, ऐसे दबते गए कि आज कोई उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो नाम सामने आए हैं वो वाकई चौंका रहे हैं। इसमें पहला नाम आया है शेषाद्रिचारी। शेषाद्रिचारी संघ के पुराने नेता हैं और छात्र जीवन से संघ से जुड़े हुए थे और संघ का जो माउथ ऑर्गन है, ऑर्गेनाइजर, उसके संपादक रहे लंबे अरसे तक। यानी वो एक पत्रकार भी हैं, कई किताबें उन्होंने लिखी है, वो एक लेखक भी हैं और वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मौजूदा सदस्य भी हैं। उनका नाम इसलिए आया कि वो भारतीय जनता पार्टी से साथ साथ संघ से भी जुड़े हुए हैं और संघ शायद उनके नाम से राजी भी हो जाए। कारण कि जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की कोशिश है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में अपने पैर पसारे जाएं, उसके मुताबिक भी ये नाम हो सकता है। उसका कारण यह है कि भले ही शेषाद्रिचारी का जन्म महाराष्ट्र और मुंबई में हुआ हो, लेकिन उनकी जड़ें यानी उनका परिवार जो है वो दक्षिण भारत से ताल्लुक़ रखता है। शेषाद्रिचारी के पिताजी बम्बई की मिलों में नौकरी करते थे, वहीं उनका लालन पालन हुआ और शेषाद्रिचारी ने अपनी प्रतिभा हर तरीके से दिखाई। वे कई भाषाओं के जानकार हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि वो एक बड़ा ऐसा विकल्प हो सकते हैं कि जिनके नाम पे कोई आपत्ति न तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और न संघ कर सकता है। तो ये नाम चर्चा में आया है, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा इस बारे में सिर्फ अटकलें हैं, सिर्फ कयास हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर अभी हाल ही एक दूसरा चौंकाने वाला नाम आया है गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का। आचार्य देवव्रत हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, जाट कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका नाम इसलिए भी आया है कि चूँकि जगदीप धनखड़ जो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते थे और जाट कम्युनिटी से आते थे, तो उनका विकल्प जो है वो जाट कम्युनिटी से अगर लेने की बात की जाए तो आचार्य देवव्रत एक शिक्षाविद के नाते, एक पर्यावरणविद के नाते एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अंदर के लोग अंदर खाने की जो बात बताते हैं वो ये बताते हैं कि फ़िलहाल रक्षाबंधन तक इस मुद्दे पे न तो भारतीय जनता पार्टी कोई चर्चा करेगी और न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई चर्चा करेंगे। जो चर्चा उनको करनी है, जो नाम उन्होंने सोच रखा है, वो उनके मन में है और वैसे भी उनकी जो कार्यशैली है वो चौंकाने वाला नाम सामने लाने की होती है। तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये जो 2 नाम अभी आए हैं ये नाम काफ़ी मजबूत माने जा सकते हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे का नाम भी आया था, लेकिन वसुंधरा राजे के नाम को लेके भी कई तरीके के संशय थे। इसी तरीके से ये जो 2 नाम आए हैं, इन 2 नामों को लेके भी कोई भी संशय कर सकता है, कारण कि ये तो अटकल है। लेकिन एक चीज़ और ये है कि इस बार जो भी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का फैसला करेंगे वो बहुत सोच विचार के करेंगे और उनके सोच संघ के सोच के साथ में बैठनी चाहिए कि ये जो भी चुनाव होगा वो 2029 के जो आम चुनाव है उसकी फील्डिंग रचाएगा बसाएगा। क्या होता है क्या नहीं होता कह नहीं सकते।
अब बात करते हैं विपक्ष की तरफ से। तो विपक्ष भी ये कोशिश करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो गुप्त मतदान से होता है, इसमें काफ़ी संभावना रहती है कि क्रॉस वोटिंग हो। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को जितने वोटों की ज़रूरत थी उससे बहुत ज़्यादा वोट जगदीप धनखड़ को मिले थे और वे ज़्यादा मतों से विजयी हुए थे। इस बार चूँकि माहौल थोड़ा बदला है, भारतीय जनता पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, संघ का भी दबाव है, तो ये संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए विपक्ष भी एक कोशिश कर रहा है कि कोई मजबूत प्रत्याशी को सामने लाया जाए। तो जो हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि विपक्ष इस मुद्दे पे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का इंतजार करेगा और उसके बाद में अपना तुरुप का पत्ता फेंकने की कोशिश करेगा। और तुरुप का पत्ता कौन हो सकता है, इस बारे में भी अटकलें ही हैं। लेकिन जो कहा जा रहा है कि अभी केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार 2 बड़े सहयोगियों के दल से, उनके सहयोग से टिकी हुई है। उसमें पहला नाम आता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का, जिनकी पार्टी टीडीपी वो सरकार को समर्थन दे रही है। और दूसरी पार्टी है बिहार के नीतीश कुमार की पार्टी। अब सवाल यह है कि बिहार में चुनाव भी है, तो विपक्ष की तरफ से कोशिश होगी कि कोई ऐसा प्रत्याशी लाया जाए जो इन दोनों राज्यों में से हो। यानी आंध्र प्रदेश के किसी नेता को भी प्रत्याशी विपक्ष बना सकता है और बिहार के किसी नेता को भी विपक्ष प्रत्याशी बना सकता है। इसके पीछे सोच ये हो सकती है कि मॉरल, मानसिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से इन दोनों राज्यों का अगर कोई प्रत्याशी दोनों में से कोई एक होता है, सपोज अगर आंध्र प्रदेश से प्रत्याशी हो, तो निश्चित तौर पे टीडीपी और एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जो है उस पर एक मॉरल प्रेशर रहेगा। वो मॉरल प्रेशर इसलिए रहेगा कि अगर उनके सामने कोई उत्तर भारतीय होता है तो वो अपने राज्य के उसके जो सांसद हैं उन सांसदों को एक तरीके से ये रहना चाहिए कि हमारे राज्य का प्रत्याशी है, उनको वोट नहीं दिया। तो एक ही मानसिक दबाव जो है वो टीडीपी पे आंध्र प्रदेश के किसी नेता को विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बना के डाला जा सकता है। इसी तरीके से बिहार के किसी नेता को लाके नीतीश कुमार पे और जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को वहाँ की पार्टियाँ जो समर्थन दे रही है उन पर दबाव बनाने की कोशिश हो सकती है। अब बात करें तो आंध्र प्रदेश से अगर कोई प्रत्याशी होगा तो न सिर्फ टीडीपी बल्कि वाईएसआर कांग्रेस, जो एक तरीके से अपरोक्ष रूप से नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही है, जनसेना और भी कई पार्टियां हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रही है, उनके सांसद हैं, तो उन पे भी एक दबाव पड़ सकता है। तो कुल मिला के ये हम कह सकते हैं कि अभी भले ही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास में संख्या बल हो, लेकिन नाम सोचना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। और विपक्ष जो है उसकी कोशिश ये होगी कि किसी न किसी तरीके से इस सरकार को दबाव में लाया जाए, सहयोगी दलों को, सरकार के जो सहयोगी दल हैं उनको दबाव में लाया जाए। तो ये जो हालात बन रहे हैं, ये हालात ये अभी बता रहे हैं कि जो भी चुनाव होगा उपराष्ट्रपति पद का, वो चुनाव बड़ा रोचक होने वाला है। हालांकि कल नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो देखते हैं कौन नामांकन भरता है कौन नहीं भरता है। लेकिन असली तस्वीर जो है वो रक्षाबंधन के बाद में, या यूँ कहें कि असली तस्वीर जो है वो 21 अगस्त तक, जब नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख है, तब तक ही सामने आ पाएगी। लेकिन अभी कयासों का दौर है और कयासों के दौर में जो सत्ताधारी पार्टी की तरफ से जो दो नाम आए हैं वो नाम चौंकाने वाले हैं। आप क्या मानते हैं कि कौन प्रत्याशी हो सकता है? जो नाम पहले आए थे वो नाम अभी चर्चा में नहीं है। अभी ये जो 2 नाम आए हैं और इनके पीछे जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क काफ़ी मजबूत होते हैं। और जो विपक्ष की तरफ से जो एक सोच है कि आंध्र प्रदेश या बिहार के किसी नेता को प्रत्याशी बनाया जाए, तो क्या ये चुनाव को रोचक बनाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।